हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता और मैं सोनिया गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। लास्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, ये हमारा एक रिवीजन बॉक्स हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर की रिएक्शंस की थी। एसिटिक एसिड में जब हम रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI डालेंगे तब क्या प्रोडक्ट होगा? तब हमारा होगा रिडक्शन। और रिडक्शन में आपको जो नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे आप 2 कार्बन एटम से स्टार्ट हुए तो 2 कार्बन एटम का एल्केन मिल जाएगा, दैट इज ईथेन। क्लियर है? अब नेक्स्ट है NaOH की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस। NaOH की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे? 2 × N-1 मेजर प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। तो 2 × N-1, N कितने हैं यहाँ पर? 2C है तो N = 2। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मिलेगा ईथेन, यानी कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनने वाला है ईथेन। ठीक है जी। डिटेल रिएक्शन लास्ट लेक्चर में है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप उसको लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में होती है डी कार्बोक्सिलेशन और डी कार्बोक्सिलेशन में ये CO2 चला जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट मिलेगा N-1 का एल्केन। और N-1 2 - 1 यानी कि इन दैट केस वी विल गेट मीथेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट यानी कि हम कितने कार्बन एटम से चले हैं? 3 कार्बन एटम से चले हैं। तो सोडियम प्रोपेनोएट जब हम इसकी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें बताना है कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मेजर माइनर सभी कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसको चलिए हम डिटेल में, एक रिवीजन भी हो जाएगी, इसको डिटेल में करते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये डिसोसिएट होगा, डन। उसके बाद ऑक्सीडेशन होगी, CH3 CH2 नट CH2CO डॉट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा और यहाँ पर मिलेगा इथाइल फ्री रेडिकल। अब इस इथाइल फ्री रेडिकल से आप क्या क्या कर सकते हैं? इथाइल फ्री रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो 2 जोड़ देंगे और हमें मिलेगा ब्यूटेन। ठीक है जी। क्या मिला? ब्यूटेन। और इसी को अगर हम मेजर से माइनर फॉर्म में जाएं तो इसकी हो सकती है डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी हाइड्रोजन का लेन देन। हाइड्रोजन का लेन देन, अगर एक हाइड्रोजन चला गया, -1 हाइड्रोजन करिए तो ये CH2 यानी ईथीन। ठीक है जी। और एक हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईथेन। तो ईथेन और इथीन बन जाएगा। इसके अलावा एक और बात हो सकती है कि यहाँ पर एक चेन यहाँ पर स्टॉप हो जाए, यानी कि CH3 CH2 CO डॉट, और दूसरी चेन एंड तक जा कर के और आपस में फ्री रेडिकल पेयर अप कर लें तो ये बनेगा इथाइल प्रोपेनोएट। क्या बनेगा? इथाइल प्रोपेनोएट। तो मैंने टोटल आपको प्रोडक्ट बना दिए हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी एंड हाइड्रोजन भी बनेगी। तो इसमें अब यहाँ पर जो जो गिवन है उसमें आप खुद ही टिक कर सकते हैं कि कौन सा बनेगा और कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
ठीक है, तो यहाँ से प्रोपेन हमने नहीं बनाया था, इथाइल प्रोपेनोएट बनाया था, इथीन भी याद करिए हमने बनाया था, प्रोपीन नहीं बनाया था, इथेन बनाया था, और ये तो था ही आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर ब्यूट-टू-ईन। ब्यूट-टू-ईन हमें बनाना है, तो ब्यूट-टू-ईन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने जो बनाना है वो बना लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है जी। अब अगर ये प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वाया कॉल्बे, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम एल्कीन बना सकते हैं, है ना। तो लेकिन डायोइक एसिड चाहिए, उसके लिए आप क्या करिए, इसको यहाँ पर ब्यूटेन बनाइए। ठीक है जी। उसके बाद डबल बॉन्ड हटा दीजिए, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। ठीक है जी। और जहाँ जहाँ से आपने डबल बॉन्ड हटाया था वहाँ पर डाल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपने NaOH और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कंडीशन डाल दीजिए। होगा क्या, याद है पिछली रिएक्शंस लास्ट रिएक्शन से रिवाइज की थी। पहले यहाँ Na आएगा, Na ब्रेक होगा, CO2 अभी हमने बात की, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, CO2 जाएंगे, फिर फ्री रेडिकल यहाँ पर अल्केन की तरह नहीं, अल्कीन में क्या होता है आपस में ही पाई बॉन्ड, आपस में ही दोनों पेयर अप हो जाएंगे और ये ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है जी। ये तो वाया कॉल्बे हुआ। एक और काम आप कर सकते थे, इसको यहाँ पर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या बना, CH3CH, और दो बॉन्ड टूटे हैं तो दो हेलोजन, मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, यहाँ पर आप ले लीजिए। ठीक है जी। और बीच में डालिए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है जी। यहाँ पर एक हेलोजन होता तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता, लेकिन यहाँ पर हमने दो हेलोजन्स लिए हैं, दोनों यहाँ पर जाएंगे, ये दो हेलोजन ऑन सेम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। ठीक है जी। जब आपके दो हेलोजन सेम पोजीशन पर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड्स। और अगर अलग अलग पोजीशन पर होते, लाइक दैट एडजेसेंट, अलग अलग मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पर होते, तो हम इसको कहते विजिनल डाइहेलाइड। ठीक है बेटा, जेम डाइहेलाइड्स एंड विजिनल डाइहेलाइड, सेम पोजीशन वालों को जेम कहते हैं और एडजेसेंट पोजीशन वालों को विजिनल कहते हैं। अब एक और चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक और बात भी कर लेते हैं यहीं पर ही। यहाँ पर ये दो कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं, इथीन, है ना। दो कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, इथ रहेगा। जस्ट छोटा, हाँ जी, दो कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट रहेगा आपका इथ और इथ, वर्ड रूट क्या रहेगा, इथ। और यहां पर वर्ड आता है आइलीन, इथाइलीन, इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड। लेकिन अगर यहाँ पर जेम होता तो इथाइलीडीन वर्ड आता। क्या वर्ड आता, इथाइलीडीन। आई बात समझ। अगर तो विजिनल है तो इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, और अगर जेम है इथाइलीडीन, प्रोपाइलीडीन। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। डाई वर्ड भी लगा सकते हो, सिंगल क्लोराइड भी लिख सकते हो, क्योंकि डीन से ही मतलब है कि दो हेलोजन ऑन द सेम पोजीशन। ठीक है जी। और चलिए इसके बाद प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH3CH, दूसरे हिस्से का भी CH3, और आपस में ये दो बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है। तो ये थे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। क्या है हमारा टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब
एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, या तो CC या फिर CH, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और ये दोनों ही बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड, 100% तो कोई भी नॉन पोलर नहीं होता, बट दे आर कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर। अब क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब क्या है, कोई भी पोल नहीं है, ना पॉजिटिव पोल है ना ही नेगेटिव पोल है। ज़रा इसको ध्यान से समझिए, अगर कहीं पर पॉजिटिव पोल प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज उस पर अटैक कर सकता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी बनकर आती है। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर है तो इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं और ना ही अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अगर दोनों ही अटैक नहीं कर सकते हैं तो एक तो अटैकिंग चांसेस हो गया जी कम, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक नहीं हो सकती तो सीधा बचा है ओनली फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो भी अटैक होगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल अटैक रहेगा। अब जब भी अटैक होता है तो बेसिकली हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो रिएजेंट आया वो जस्ट ऐड हो जाए, तो एडिशन रिएक्शन, और ये एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी पाई बॉन्ड्स के साथ ही होती है। लेकिन अल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक ग्रुप आया है एक चला जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस में, आप अगर नॉन मेडिकल के हैं तो आपकी दिन में 3 क्लासेस लगती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, और अगर आप मेडिकल से रिलेटेड है तो आपकी कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। अब कोई एक नई क्लास ऐड कर दी जाए कि चलो जी इंग्लिश क्लासेस भी लगेंगी, तो उन 4 क्लासेस के साथ या 3 क्लासेस के साथ एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगा दी जाए तो उसको कहेंगे एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर एक नई क्लास लगाने के लिए एक पुरानी क्लास हटा दी जाए तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर एक फ्री रेडिकल आया दूसरा निकल कर बाहर हो जाए, यानी एक एटम आया है दूसरा निकल जाए, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि एडिशन की चांसेस नहीं है तो यहाँ पर चांसेस एल्केन में सिर्फ किसके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और वो भी किसकी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, हमने अभी बात की इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकता, ओनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर पॉसिबल। तो एल्केन में सिर्फ चांसेस होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो भी हमारी रिएक्शन होंगी उसमें अगर मैकेनिज्म पूछे तो बस आपको एक ही मैकेनिज्म का जवाब देना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? और क्योंकि ये बॉन्ड्स जो रहते हैं लीस्ट रिएक्टिव हैं तो एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्टिव साइट, हमने जीओसी पढ़ा था कि किसी भी सबस्ट्रेट के रिएक्ट होने के चांसेस, उसका जो रीज़न होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट। जितनी अच्छी एक्टिव साइट पड़ी होगी उतना ही अटैकिंग रिएजेंट के अटैक के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एल्केन में अभी हमने क्या बात करी कि यहाँ पर एक्टिव साइट नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्टिव साइट नहीं है तो अटैकिंग चांसेस कम रहेंगे। दूसरा, अटैकिंग पॉसिबिलिटी कम हो गई, ना तो इलेक्ट्रोफाइल आ सकता ना न्यूक्लियोफाइल आ सकता, दैट्स व्हाई एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। और अगर एल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं तो इनको हम पैराफिन वैक्स भी कहते हैं। दे आर टर्म्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, टर्म्ड एज पैराफिन, ठीक है जी। इसको पैराफिन्स कहा जाता है। और जो सॉलिड वाले रहते हैं जैसे पैराफिन वैक्स, दीज आर टर्म्ड एज पैराफिन वैक्स, ठीक है जी। चलिए, अब हमने बात तो कर ली कि भाई हमारे अल्कीन्स बहुत कम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, और अच्छी बात है कम रिएक्शन करने वाले हैं, हमें याद भी कम करनी पड़ेगी, है ना। तो अब
अब इसमें जो थोड़ी बहुत रिएक्शंस हो सकती हैं वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से सबसे टॉप पर आती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह आपके +1 में भी आता है और +2 में भी आता है। +2 में थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन +1 में थोड़ा सा लेवल कम रहता है जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर हम पढ़ते ही सिर्फ +2 में हैं। तो मैं यहाँ पर साथ साथ आपको ऑप्टिकल भी बता दूंगी। +1 वाले बच्चों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिकल वाले पोर्शन, ऑप्टिकल वाले क्वेश्चंस को वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। जब +2 में आएंगे, जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको फिर से आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मैं अगर आपको एग्जाम्पल लूँ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेलोजिनेशन के लिए मुझे कौन कौन से रिएजेंट चाहिए। हेलोजिनेशन के लिए मुझे हेलोजन चाहिए। हेलोजन मतलब X2, X2 मतलब F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, या फिर I2 हो सकता है। ठीक है जी। और क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके फ्री रेडिकल बनाने हैं, तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूसर्स चाहिए जो इन हेलोजन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर सकें और मेरी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे बेस्ट तो है जी सनलाइट। HNu इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सनलाइट। सनलाइट सबसे अच्छे फ्री रेडिकल प्रोड्यूसर रहते हैं। ठीक है जी। और दूसरा, अगर आप सनलाइट की बजाय डार्क में करते हो, यानी सनलाइट की एब्सेंस में रिएक्शन करते हो, तो सनलाइट का दूसरा सब्स्टिट्यूट है हीटिंग। ठीक है, और कम से कम 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको हीटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है जी। एक और काम कर सकते हो आप, एक और अच्छा फ्री रेडिकल प्रोड्यूसर है, अगर आप परऑक्साइड्स डाल दो। परऑक्साइड जैसे जिसमें OO लिंकेज प्रेजेंट हो। OO लिंकेज बहुत आसानी से ब्रेक हो जाती है, तो ये बॉन्ड OO बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और एक बार फ्री रेडिकल बस प्रोड्यूस हो जाए तो वो रिएक्शन अपने आप आगे से आगे चलती रहती है, अपने आप आगे से आगे प्रोपेगेट होती रहती है। जैसे एक बार कोविड का वायरस आया नहीं कि पूरे कंट्री में अपने आप फैलता चला गया, तो सेम एज एयर कि कंट्रोल करना जैसे कोविड को एक बार के लिए मुश्किल हो गया था, ऐसे ही फ्री रेडिकल एक बार मिक्सचर में बन जाए, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। जब तक कि सारे के सारे फ्री रेडिकल वो नहीं बना देता, सबको इन्फेक्टेड नहीं कर देता, तब तक वो नहीं रुकता है। अनकंट्रोल्ड मैनर में ये रिएक्शन चलती है। तो हमें बस एक बार फ्री रेडिकल स्टार्टअप देना होता है, तो वो फ्री रेडिकल स्टार्टअप सनलाइट हो सकता है, डार्क में है तो हीटिंग हो सकता है। आप ज़्यादा हीट नहीं करना चाहते हो तो आप परऑक्साइड डाल दो, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत हीटिंग तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। ये परऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म रहती है R2O2। ये R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हो सकता है। सबसे अच्छा हमारा परऑक्साइड रहता है बेंजोइल परऑक्साइड। ये बेंजोइल ग्रुप हो गया। जब आपका बेंजीन पर CO लगा है, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल, बेंजोइल। और यही बेंजोइल पर फिर आ गई परऑक्साइड लिंकेज, दूसरी तरफ R2 मतलब दो तरफ सेम रहेंगे, तो ये दूसरा बेंजोइल मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे इसको? बेंजोइल परऑक्साइड। क्या कहेंगे? बेंजोइल परऑक्साइड। इसमें आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करो तो मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से फ्री रेडिकल स्टार्टअप मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? इसके अलावा एक और फ्री रेडिकल प्रोड्यूसर रहता है, दैट इज टेट्राइथाइल लेड, जो कि पहले पेट्रोल में भी डाला जाता था, लेकिन अब वो लेड जो था वो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कॉज करता था। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप पर अब लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल, क्योंकि अब वो
बैंड है। तो एक्चुअली वही अनलेडेड में मतलब किस फॉर्म में लेड होता था, दैट इज C2H5 4 टाइम्स लेड। ठीक है जी। तो ये ऑन हीटिंग अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसको हीट करते हो तो ये क्या करेगा, लेड प्लस 4 इथाइल के फ्री रेडिकल बनाएगा। और अभी कहा कि जैसे ही फ्री रेडिकल बने रिएक्शन को स्टार्टअप मिल जाता है और रिएक्शन बहुत फास्ट अनकंट्रोल्ड मैनर में स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, सल्फ्यूरल क्लोराइड भी डाल सकते हो, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। एक बार लिख लेते हैं, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरल क्लोराइड। ठीक है जी। क्लोरीनेशन करनी है तो आप सल्फ्यूरल क्लोराइड डाल सकते हो, ब्रोमिनेशन करनी है सल्फ्यूरल ब्रोमाइड डाल सकते हो। तो ये इस तरीके से हेलोजिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे रिएजेंट्स एक बार जल्दी से सारे नोट कर लीजिए सो दैट कि हम आगे चल सके। ये सारे रिएजेंट में से कोई भी आप कंडीशन देंगे तो हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, हमने क्या किया, सपोज लिया मैंने मीथेन। मीथेन में अगर आप हेलोजिनेशन करोगे, मैंने क्लोरीनेशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन माइनस होगा और Cl ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन माइनस हुआ तो ये बना CH3, उस बॉन्ड की जगह कौन आ गया, क्लोरीन। एक क्लोरीन आया है तो हम कहते हैं मोनोहेलोजिनेशन। ठीक है, एक आना है तो मोनोहेलोजिनेशन। लेकिन अभी मैंने कहा कि हेलोजिनेशन जो है, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में चलती रहती है। अब अगर वो अनकंट्रोल्ड मैनर में है तो वो एक बॉन्ड खींच के बाहर निकाल सकती है तो दूसरा भी निकाल सकती है ना। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मोनोहेलोजिनेशन मिले, हमारे पास फर्दर ये रिएक्शन एक और हाइड्रोजन निकलकर 2 Cl भी आ जाएगा। ये क्या बनेगा, डाईहेलोजिनेशन। और अगर अभी भी हेलोजन ख़त्म नहीं हुई है, हमने हेलोजन एक्सेस में डाल दी है, तो वो 2 के बाद ट्राई हेलोजिनेशन भी करेगा और इसके बाद उसके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी टेट्रा हेलोजिनेशन के बाद। तो अब यहाँ पर हेलोजन की रेशो बताएगी कि मिक्सचर, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल तो मोनो के बाद रुक जाएंगे, कुछ मतलब मोनो के बाद उसको दूसरा हेलोजन मिले ही ना तो वो वहीं रुक जाएंगे, कुछ डाई पर जाएंगे, कुछ ट्राई पर और कुछ टेट्रा तक चले जाएंगे। तो यहाँ से वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ मोनोहेलोजिनेशन, डाईहेलोजिनेशन, ट्राई एंड टेट्रा हेलोजिनेशन। We get the mixture of products। तो बेटा जो भी रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं वो यूजलेस टाइप ऑफ रिएक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि यील्ड अच्छी नहीं आएगी। अगर यील्ड अच्छी नहीं आएगी तो हमारे लिए फ़ायदा नहीं रहता है। तो अगर मुझे इसकी यील्ड बेटर बनानी है तो एक रास्ता है मेरे पास। क्या करूं मैं, अगर मुझे मोनोहेलोजिनेशन ही चाहिए तो मैं हेलोजन को क्या करूं, लिमिटेड, या तो इसके आगे लिख दूं लिमिटेड या इसके आगे लिख दूं एक्सेस। अगर बहुत सारे मीथेन हैं तो एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा, तो सबके हिस्से में एक एक ही आएगा। तो यहाँ पर ठीक है, CH3Cl सबके हिस्से में एक एक ही आएगा और मोनोहेलोजिनेशन मेजर प्रोडक्ट में होगा। अभी भी डाईहेलोजन ट्राईहेलोजन तो होगा ही होगा, है ना, कुछ कुछ माइनर में चला जाएगा, वो हम इसकी अमाउंट को लिमिटेड करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर Cl2 को एक्सेस में डाला
तो Cl2 इतने सारे हैं कि एक के हिस्से में 4 भी आ सकते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CCl4। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपका CCl4 हो जाएगा। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की कंडीशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्राई ट्राई के लिए तो ना ही कोशिश करें, लेकिन हाँ मोनो और टेट्रा के लिए आप थोड़ा सा लिमिटेड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन एक और दिक्कत है बच्चे, यहाँ पर अगर सपोज मैंने डाला प्रोपेन, सपोज मैंने यहाँ पे प्रोपेन यूज किया CH3 CH2 CH3, इस केस में मेरे पास एक ही तरह के हाइड्रोजन अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर आई हैव 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन से 2 टाइप्स हैं? देखिए ये प्राइमरी है, जानते हैं प्राइमरी वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन लगे हैं, अगर वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच है तो उसको कहेंगे प्राइमरी, लेकिन बीच वाला कार्बन 2 से अटैच है तो दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आई एम हैविंग 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी वाले देखो दोनों सेम है, समझ में आ रहा है? ये दोनों जो हैं सेम प्राइमरी हैं, यानी कि ओनली 2 टाइप ऑफ हेलोजन हमारे 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं मोनो हेलोजिनेशन करती हूँ, मोनो हेलोजिनेशन, अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन करना है तो क्योंकि 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो आई विल हैव 2 प्रोडक्ट। कौन कौन से होंगे? देखो जी, अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है जी, क्योंकि ये लिंकेज आइसो है, इसको मैं ऐसे भी देखोगे तो आपको आइसो अच्छे से नजर आएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन को बाहर निकालती तो ये हो जाता एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बना? 2 टाइप ऑफ हेलोजन या मोनो हेलोजिनेशन। अगर आपको कहा जाए कि भाई प्रोपेन की हेलोजिनेशन से आपको कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे तो आप क्या कहोगे? 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछे कौन कौन से होंगे वो 2 प्रोडक्ट, तो दैट विल बी क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई हमें मोनो नहीं डाई हेलोजन के टोटल प्रोडक्ट बनाइए, तो आपने पहले मोनो हेलोजन के टोटल बनाओगे। मोनो हेलोजन के 2 बने। अब इस केस में डाई हेलोजन करना है बच्चे, तो डाई हेलोजन अगर सेम पर चला जाता तो ये क्या बन जाता? यानी जेम। ये कौन से वाला होता? जेम। आ रही है बात समझ? आइसोप्रोपाइलीडीन, मैंने बताया था ना, जेम के लिए हम डीन वर्ड लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम बता रही हूँ, आईयूपैक नेम तो आप कर ही लोगे 2,2 क्लोरोप्रोपेन, लेकिन डाइक्लोरोप्रोपेन। लेकिन बच्चे आईयूपैक नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। और कॉमन नेम भी ऐसा नहीं है कि प्योर रट्टा होता है बेटा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सिस्टम रहता है, और वही सिस्टम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेटा ये आइसो था, ठीक है, आइसो लिंकेज थी, और क्योंकि ये जेम है तो जेम के लिए हमने क्या वर्ड सेलेक्ट किया था? प्रोपाइलीडीन। तो आइसोप्रोपाइलीडीन डाइक्लोराइड या क्लोराइड वर्ड आ जाएगा। एक तो ये प्रोडक्ट बना। ठीक है जी। दूसरा, इसी से रिलेटेड, भाई इसी में इसकी बजाय इसका विजिनल ऑप्शन भी बन सकती थी। विजिनल में आप यहाँ से हाइड्रोजन डालो या यहाँ से डालो, एक ही बात रहेगी। तो इसका मतलब दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज, मैं इधर निकाल लेती हूँ, अगर मुझे इसका आईयूपैक नेम कहना है तो मैं कह दूंगी 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, और अगर मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तो विजिनल के लिए हमने लीन वर्ड सेलेक्ट किया था, तो दैट इज, अब आइसो नहीं रहा यहाँ पर, आइसो के लिए ये CH3 होना चाहिए था, अब यहाँ पर ऐसा कोई CH3 नहीं है, तो इट जस्ट द
प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। क्या बना? प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। खाली क्लोराइड लिखोगे वो भी चलेगा। तो क्या बना बेटा? प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाले की दो ऑप्शन आ गई। अब इसकी ऑप्शन डालते हैं। देखिए जी, यहाँ पर ये वाला N है, इसी सेम पोजीशन पर एक और हेलोजन आ जाए तो फिर से आपका क्या बन जाएगा? जेम बन जाएगा, CH2CH Cl एंड Cl। तो ये इसको क्या कहेंगे? फिर से डीन वर्ड आ गया। अब N प्रोपाइलिडीन या सिंपल प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। क्या कहोगे? प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ठीक कर रही हूँ, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड। ठीक है जी, ये हो गया आपका प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है? लेकिन अगर इसमें विजिनल की ऑप्शन आ जाए, यानी एक हेलोजन यहाँ पर है, यहाँ पर विजिनल हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नेमिंग अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, नेम करके रख लीजिए। अगर मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, यहाँ पे हेलोजन डालती हूँ, तो फिर से 1,2 डाइक्लोरो होगा और 1,2 डाइक्लोरो ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन 1,3 ऑप्शन भी तो हो सकती है ना? तो यहाँ से एक और ऑप्शन सामने आएगी, दैट इज दो एक्सट्रीम पोजीशन पर हेलोजन होना। जब आपके सेम पोजीशन पर हैं तो जेम, एडजेसेंट पर है विजिनल, दो एंड्स पर है तो उसको कहते हैं अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा यानी एक पहला और एक अल्फा मतलब फर्स्ट, ओमेगा मतलब लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट डाइहेलोजन, अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन। ठीक है, और इसके लिए बस आपको यहाँ कॉमन की जरूरत नहीं है, जस्ट आयुपेक नेम चलेगा, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। कॉमन नेम बेटा जब हमारे पास लिमिटेड कंपाउंड थे तभी कॉमन नेम चलते थे, तो इसीलिए कॉमन नेम लिमिटेड के ही हैं। तो जब वैरायटी ऑफ कंपाउंड जैसे जैसे बढ़ने शुरू हो गए तो कॉमन नेम से स्विच होकर के आयुपेक सिस्टम पर चले गए, इसलिए कॉमन नेम लिमिटेड कंपाउंड के ही रहेंगे। ये नहीं कि हर कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, नहीं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो बच्चा टोटल डाई प्रोडक्ट कितने बन गए? डाई हेलोजन्स के टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? ये आ गए आपके 4 प्रोडक्ट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे आ जाए कि आपको बताना है मोनो हेलोजन के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो आप बताओगे 2। डाई हेलोजन के पूछे जाए तो आप बताओगे 4 नंबर। इसमें कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, वो भी निकालना हम सीखेंगे, मैथमेटिकली हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आ जाए तो यहाँ पर ये बताना है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है फॉर +2 स्टूडेंट। +2 स्टूडेंट के लिए आपको साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर अगर पूछे जाएं तो आपको देखना होगा इसमें से कोई कायरल तो नहीं है। कायरल का मतलब होता है वो कार्बन एटम जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप हों। तो अगर मैं इस कार्बन को हाईलाइट करके देखती हूँ तो इस पर 2 हेलोजन हो गए, 2 मिथाइल नहीं है। ये दिख रहा है ये वाला, इस कार्बन पर 1 H, 1 Cl, 1 मिथाइल और 1 मिथाइल क्लोराइड, यानी कि यस दिस इज कायरल। यहाँ पर कोई कायरल नहीं हो सकता। बीच वाले पर 2 हाइड्रोजन है, कोने वाले पर 2 क्लोरीन है, नहीं हो सकता। इधर भी कोई भी कायरल नहीं है। तो यानी कि ये ऐसा है जिसमें डी ऑप्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी रहेगा और लेवो रोटेटरी भी रहेगा। तो अगर टोटल आइसोमेरिक पूछा जाए, टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे 5। अगर टोटल टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे जाएं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आंसर आएगा 4। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया है?
ठीक है जी। मोनो हेलोजन में मेरा कोई स्ट्रक्चरल नहीं, कोई स्टीरियो नहीं था क्योंकि यहाँ पर 2 सेम थे, इधर भी नहीं था। कायरल ग्रुप में एक कार्बन पर 4, कोई भी पूरे कंपाउंड में कोई भी एक कार्बन आइटम अगर ऐसा है जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको हम कायरल आइटम कहते हैं, और वही ऑप्टिकल आइसोमर रहता है। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये आप इसके पूरे कंपाउंड नोट कीजिए ताकि हम आगे अब रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। अगर मुझे हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म करना है तो फॉर द मैकेनिज्म बेटा यहाँ पर फ्री रेडिकल, जब भी फ्री रेडिकल कोई भी रिएक्शन होती है तो मैकेनिज्म के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। एक जिसमें फ्री रेडिकल जस्ट स्टार्ट हुए हैं, दूसरा फ्री रेडिकल से रिएक्शन प्रोपिगेट हो रही है, और तीसरा इज अ टर्मिनेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको इनिशिएशन पहचानना है, या प्रोपिगेशन पहचानना है, या टर्मिनेशन पहचानना है। तो इसके मैकेनिज्म हम करने के लिए हम अपनी बेसिक रिएक्शन जो हमने सबसे पहले वाले ली थी उसी को करेंगे। CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर CH3Cl या फिर एंड सोन जो भी आपके प्रोडक्ट्स थे। अब इसमें इनिशिएशन वो स्टेप होता है जिसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी पहले फ्री रेडिकल नहीं थे, जस्ट फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जस्ट स्टार्टअप मिला है तो उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन जो है वो आपकी स्टार्ट होगी Cl2 से, यानी Cl2 सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा। Cl2 जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसी भी जो भी हमने कंडीशन ली थी उसमें ब्रेक करके 2 फ्री रेडिकल बनाएगा, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जस्ट कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। तो यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए, रिएक्शन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड द इनिशिएशन स्टेप। अब आता है नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन के कई स्टेप्स चलेंगे। सबसे पहला प्रोपिगेशन बेटा, एक प्रोपिगेशन का मतलब क्या हुआ बच्चे? प्रोपिगेशन का मतलब ये हुआ कि भाई मॉलिक्यूल खुद तो जो फ्री रेडिकल बन गया वो रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट होकर के ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ख़त्म हो गया तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, यानी कि खुद रिएक्ट होकर एक नया फ्री रेडिकल बना देगा ताकि वो फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू रख सके। मतलब आपने अपना काम ख़त्म करके एक नया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया ताकि आगे अब वो प्रोसीड कर सके, यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी एक फ्री रेडिकल होगा और प्रोडक्ट साइड में भी एक फ्री रेडिकल रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोपिगेशन, पहचानने का तरीका। ठीक है जी, एक फ्री रेडिकल किस में होगा, रिएक्टेंट साइड जो कंज्यूम हो रहा है, और एक नया फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपिगेशन। तो अब ये कैसे चलेगा, देखो जी हमारे पास कौन सा फ्री रेडिकल था बेटा, Cl डॉट। ये जो Cl डॉट फ्री रेडिकल है, ये जो Cl डॉट फ्री रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH4 कार्बन के साथ। कार्बन के साथ इसने रिएक्ट किया। मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करके अलग करके लिख देती हूँ ताकि आप रिएक्शन को समझ पाएं। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल को कभी भी रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर उसको क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल जाएगा। फ्री रेडिकल खुद तो कंज्यूम हो गया और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिया HCl, और दूसरा क्या बन गया, CH3 फ्री रेडिकल। बात समझ में आई? एक फ्री रेडिकल कंज्यूम हुआ और दूसरा फ्री रेडिकल बन गया, तो दिस इज द प्रोपेगेशन। बेटा ये प्रोपेगेशन जो है आपकी थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो
तो इनिशिएशन को मैंने साइड रख दिया, प्रोपेगेशन की हम बात कर, टर्मिनेशन को साइड रख दिया और प्रोपेगेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल अब किस पर अटैक करेगा? Cl पर। ये एक पैटर्न सेट हो जाएगा, ध्यान रखना है। Cl अगर है तो वो C वाले पर अटैक करेगा, C वाला है तो वो Cl पर अटैक करेगा। तो ये एक पैटर्न सेट रह जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किस पर करेगा बेटा? Cl Cl डॉट पर अटैक करेगा। फिर से क्या रहेगा? लो जी, अभी इसने एक Cl ले लिया, दिस इज ऑल्सो प्रोपेगेशन, क्योंकि एक फ्री रेडिकल कंज्यूम हो गया, CH3 वाला कंज्यूम हो गया और एक नया प्रोड्यूस हो गया, फिर से नया बन गया, वही सेम Cl वाला। अब यही सेम Cl वाला हो सकता है पुरानी रिएक्शन प्रोसीड करा दे, मतलब इसमें क्या है, Cl डॉट के सामने कौन पड़ रहा है उसी पर डिपेंड करेगा। तो अगर Cl के सामने CH4 आया तो उसका हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, लेकिन अगर उसके सामने CH3Cl ही आ गया, CH3Cl आ गया, इसको मैं बॉन्ड को फिर से खोल के लिख देती हूँ, तो Cl डॉट के सामने जो भी पड़ेगा वो बिना सोचे समझे उसी के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि रिएक्शन बिना सोचे समझे होती है, इसी वजह से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी सेलेक्टिव प्रोडक्ट, एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही सेम होगा, ये लो जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या होगा, Cl डॉट तो हमेशा पहले भी H लेके भागा था, HCl बनाया था, अभी भी H लेके भागेगा और यहाँ पर बन जाएगा HCl और एक नया फ्री रेडिकल बन जाएगा CH2Cl। एक नया फ्री रेडिकल बन गया CH2Cl। अब C का फिर से C फ्री रेडिकल बन गया, तो हमारा पैटर्न क्या था, C किसके पास जाएगा, Cl के पास, फिर से CH2Cl, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा Cl2 मॉलिक्यूल के पास। चलिए भेजते हैं इसको Cl2 के पास, ठीक है जी, Cl2 के पास गया, फिर से ये यहाँ पर सॉरी, अब क्या बनेगा यहाँ पे, ये लो जी, Cl2CH2, ठीक है जी, मिथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया प्लस Cl डॉट। Cl अब किस पर अटैक करता है, फिर से C पर अटैक करेगा, है ना, ये पैटर्न हमने बताया ही था कि ये पैटर्न सेट रहेगा। तो चलिए अब इसके पास पुरानी 2 ऑप्शन से भी रिएक्ट कर सकता है, यानी अब जो नया Cl डॉट बना है, अगर इसके सामने कोई CH4 मॉलिक्यूल टक्कर लेगा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, CH2Cl टक्कर CH3Cl टक्कर लेगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर CH2Cl करेगा तो फिर से हम अब यहीं पर कर दें तो ये क्या बनेगा बेटा, एक H लेकर के भाग जाएगा, है ना, Cl डॉट हमेशा H को लेकर चला जाएगा, फिर से HCl बनेगा, अब CHCl2, फिर से एक नया फ्री रेडिकल बन गया। अब एक नया फ्री रेडिकल, C फ्री रेडिकल तो हमेशा एक ही काम करता है, किसके ऊपर अटैक करता है, Cl2 के ऊपर, और Cl2 के ऊपर फिर से एक बार और हेलोजिनेशन हो गई, डाई हेलोजिनेशन से अब क्या बनेगा, ट्राई हेलोजिनेशन, Cl डॉट एक नया फ्री रेडिकल और ये बन गया CHCl3, ठीक है जी। अब ये Cl डॉट फिर से अटैक करेगा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए जो है सामने, फिलहाल सामने कौन है, H डॉट, C वाला, CHCl3 वाला, तो इस C का H लेके भाग जाएगा HCl और क्या बनेगा, CCl3, ठीक है। अब ये CCl3 कार्बन वाला हमेशा किस पर अटैक करता है, यस, Cl के ऊपर, तो यहाँ से वो फिर से अटैक कर करके ये लो जी, ये बन गया यहाँ पर Cl, तो ये CCl4 फाइनली बन गया और Cl फ्री रेडिकल फिर भी मिक्सचर में रह गया। अब ये Cl फ्री रेडिकल जितने भी हाइड्रोजन टाइप ऑफ पड़े हैं उन सब के में से किसी पर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो भी उसके सामने आएगा उससे वो अटैक कर लेगा। तो मैंने सारी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी बना दी। अब कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा, दैट डिपेंड्स कि सामने कौन आ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसको जो मिलेगा उसी के साथ रिएक्शन होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये ऑल टाइप ऑफ प्रोपेगेशन रिएक्शंस यहाँ पर हो सकती हैं। अब सोचो
कि रिएक्शन मिक्सचर में सारी जगह फ्री रेडिकल बने हैं या फिर Cl रिप्लेस हो, H वाले जो रिप्लेस हो चुके हैं। तो फाइनल में हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नई फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो मिक्सचर में बहुत सारे फ्री रेडिकल हैं, तो अब फ्री रेडिकल आपस में ही कंबाइंड होना शुरू कर देंगे। जब दो फ्री रेडिकल कंबाइंड होंगे तो बनेगा न्यूट्रल, यानी दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। यहाँ पर प्रोपेगेशन थी। एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ फ्री रेडिकल बने हैं, लेकिन क्या कोई H डॉट फ्री रेडिकल बना है? तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं पर भी H डॉट फ्री रेडिकल मिल जाए, H फ्री रेडिकल मिल जाए, उसको तो सीधा सीधा आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है जी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में H फ्री रेडिकल डाल देते हैं और बच्चे वो इतना सारा देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी बन जाएगा, बट नहीं, वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल फ्री रेडिकल देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। Cl डॉट, ठीक है जी, एक CH3 डॉट बना था, है ना, कहीं पर बना था। एक कहीं पर CH2Cl भी बना था, है ना। एक कहीं पर CHCl2 भी बना था और एक CCl3 फ्री रेडिकल भी बने थे। टोटल ये वाले फ्री रेडिकल मिक्सचर में घूम रहे हैं, कहीं 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 कोई घूम रहा है, कहीं कोई घूम रहा है। अब जब फ्री रेडिकल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, तो हमने पढ़े थे जीओसी में कि फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है कि वो अस्तित्व नहीं है मतलब कि फ्री रेडिकल फॉर्म में ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, उनको कोई ना कोई तो पेयर अप करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब जब फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल खुद ही कंबाइंड होने शुरू हो जाते हैं, टू फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर हमारे पास अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएं, तो दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कॉम्बिनेशन आ जाए तो दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। इट्स जस्ट द रिवर्स ऑफ इनिशिएशन। इनिशिएशन में न्यूट्रल टू फ्री रेडिकल था, ठीक है, और प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल प्लस न्यूट्रल गिव्स फ्री रेडिकल प्लस न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर फ्री रेडिकल टू न्यूट्रल इज अ टर्मिनेशन। अब टाइप ऑफ टर्मिनेशन क्या है? कुछ भी, ये सारी पॉसिबिलिटीज ऐड हो सकती हैं। यानी Cl डॉट के सामने Cl डॉट आ जाए, यस Cl2 बन जाएगा, लेकिन Cl डॉट के सामने CH3 डॉट आ जाए, ठीक है, तो CH3Cl आ जाएगा। अगर मैं कहूँ Cl डॉट के सामने, तो जी भाई CH2Cl आया है। ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी एज अ माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट में बचे हुए हैं तो ये माइनर में चले जाएंगे, तो ये CH2Cl2 भी बन जाएगा। लेकिन अगर Cl डॉट के सामने CHCl2 आ गया तो क्या बनेगा? CHCl3। और अगर CCl3 आ गया, अगर CCl3 फ्री रेडिकल आ गया तो क्या बनेगा? CCl4। ये तो हमने पॉसिबिलिटी बनाई है Cl किस किस से अटैक कर सकता है। अब CH3 किस किस से अटैक कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी आप बनाएंगे। CH3 किस किस से अटैक कर सकता है? CH3 अगर इसके साथ अटैक करेगा तो वो आप रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हो, CH3 और Cl की। न्यू प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? CH3 विद दिस, इसके साथ बना दो, इसके साथ बना दो, CH3 CHCl2 इसके साथ बना दो। ये सब मेजर माइनर में रहेंगे, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसके साथ और इसके साथ लिख लेंगे आप, ठीक है जी। अब इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ और इसके साथ हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। न्यू पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? दिस टू दिस, दो नहीं। फर्स्ट केस में आपको मिली थी 4 Cl टू Cl। अच्छा, एक और है, CH3 डॉट से भी रिएक्ट कर सकता है, ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो पहले केस में आपको मिली थी 1 2 3 4 और अपने से, यानी 5 नई पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट में आपको 4 नहीं मिलेंगी, इसमें 3 न्यू मिलेंगी, इसमें 2 न्यू मिलेंगी और इसमें एक ही नहीं मिलेगी, CCl3 टू CCl। तो इस तरीके से आप सबको सबके साथ कंबाइन करा के माइनर प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी ये कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने पढ़ा चेन इनिशिएट हुई, फिर उसके पहले इनिशिएट हुई, फिर प्रोपेगेट हुई और लास्ट में वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है जी। तो क्या ये सारी आपने नोट कर लिया है? ठीक है, चलिए फिर हम अब आगे चलते हैं।
आगे अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि हमने अभी Cl2 के साथ रिएक्शन पढ़ी है। तो भाई हेलोजन तो बहुत सारे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी रिएक्टिविटी अगर हम मुझे देखनी है तो हमें किस तरीके से चलना है। तो किसकी रिएक्टिविटी फास्ट रहेगी, किसकी स्लो रहेगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन में से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट रहती है, इतनी फास्ट होती है कि ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक्सप्लोसिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि ये एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए हम फ्लोरीनेशन अवॉइड करते हैं। क्लोरीनेशन, उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, उसके बाद है ब्रोमिनेशन, और आयोडोनेशन बहुत स्लो हो जाता है, स्लो एंड रिवर्सिबल। इसीलिए हमें अगर हेलोजिनेशन की बात आती है तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के ही करते हैं। फ्लोरीनेशन इतनी एक्सप्लोसिव होती है कि अभी तक हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें सिर्फ CH बॉन्ड तोड़े थे, लेकिन फ्लोरीनेशन में CH के साथ साथ CC बॉन्ड भी टूट जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में इतनी एनर्जी घूम रही होती है कि वो CC बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शंस और ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा एक्सप्लोजन हो जाएगा ज़्यादा ही, वैसे तो सारी अनकंट्रोल्ड है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड मैनर में रहेगी, तो इसलिए वी शुड अवॉइड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वैसे एक और रहता है बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, जिसको हम आगे चल के ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वैसे हमने पढ़ा है कि हमारे बेंजाइलिक सबसे स्टेबल, फिर एलाइलिक। अगर मैं हाइड्रोजन, चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, इसके निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, फिर होगा एलाइलिक, और अगर हम, क्योंकि यहाँ पर इधर मैं ये चीज़ इसलिए अवॉइड कर रही थी क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन की हेलोजिनेशन में बेंजाइलिक और एलाइलिक नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर एल्केन की बात करें तो एक टर्शरी हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकालना आसान होता है। टर्शरी मतलब ऐसे, वो कार्बन एटम जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, उस कार्बन के हाइड्रोजन को हम नाम देंगे टर्शरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकालना आसान रहता है, उसका कारण ये रहता है क्योंकि जो C फ्री रेडिकल बनेगा वो CH3 कौन सा बनेगा? दैट इज टर्शरी फ्री रेडिकल, और टर्शरी फ्री रेडिकल होता है मोर स्टेबल। टर्शरी फ्री रेडिकल रहता है मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसी वजह से टर्शरी हाइड्रोजन खींच के निकालना ज़्यादा आसान है देन सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब ये लीजिए, ये लीजिए सेकेंडरी। इसी तरीके से प्राइमरी एंड देन मीथेन का फ्री रेडिकल। ऐसा क्लियर? क्योंकि वो कोई कार्बन फर्दर किसी कार्बन से अटैच नहीं है तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा। तो यानी कि एल्केन की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेंजाइलिक एलाइलिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड देन मिथाइल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है? तो ये है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। टर्शरी को निकालना इसलिए आसान रहता है कि हमने GOC में भी पढ़ा था कि भाई जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहीं से कनेक्टेड है आपका ये पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि जो फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा वो जल्दी फॉर्म हो जाएगा और उसके लिए हमें कम खर्चा करना पड़ेगा, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल स्टेबल है तो जल्दी टूट जाएगा, सेकेंडरी उससे लेट, प्राइमरी एंड देन मिथाइल। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर अभी हम फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन को हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा देर में आते हैं, थोड़ी देर में अभी वापस आते हैं हम यहाँ पर।
हम उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास, जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हेलोजिनेट फास्टर, सबसे फास्ट हेलोजिनेट हो रहा है, हेलोजिनेट फास्ट। और मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे रही हूं, एक दे रही हूं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, यहां से आपको कंपाउंड के नाम बनाने भी आएंगे। दूसरा मैं आपको दे रही हूं आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन देते हैं, चलो आइसोब्यूटेन। थर्ड वन इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन कर रही हूं क्योंकि ब्यूटेन स्टेबल नहीं होता, पेंटेन स्टेबल रहता है, ठीक है जी। एंड फोर्थ वन इज एन ब्यूटेन। इसमें से आपको बताना है कौन किसकी हेलोजिनेशन फास्ट रहेगी। पहले आप बना लेते हैं हम जरा। हाँ जी, नियोपेंटेन, नियो स्केलेटन बेटा, ये स्केलेटन रहता है, दिस इज नियो, पूरा प्लस साइन। तो यहाँ पर CH3 और टोटल कार्बन एटम 5 हो गए, तो बस हो गया आपका नियोपेंटेन, ठीक है जी। नियोपेंटेन में यहाँ पर अगर मैं मोनो हेलोजिनेशन करूँगी तो आपके पास यानी हेलोजन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकाल सकता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकाल रहा है, जबकि आइसोब्यूटेन में यहाँ बना देती हूँ CH3, दिस इज द आइसोस्केलेटन, T टाइप, ये वाला स्केलेटन, ये दिस वन इज आइसो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 कार्बन हुए तो एक बचा है, एक ही आप डाल दीजिए, आइसोब्यूटेन। यहाँ पर अब हेलोजिनेशन के पास प्राइमरी की ऑप्शन है, ये देखिए ये तीनों प्राइमरी है, और ये कौन सा है बेटा, टर्शरी। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि टर्शरी हाइड्रोजन खींच के बाहर निकालने के चांसेस हैं, और यहाँ पर सारे कौन से रहेंगे साइक्लोपेंटेन में, ऑल आर सेकेंडरी, ठीक है। हर कार्बन 2 से अटैच है, ये प्राइमरी था। और एन ब्यूटेन में बेटा CH3 CH2 प्राइमरी सेकेंडरी और ये आ गया प्राइमरी। तो ये 2 प्राइमरी है और ये 2 सेकेंडरी है। तो बेटा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मालूम है, प्राइमरी से फास्ट है सेकेंडरी, सेकेंडरी से फास्ट है टर्शरी। तो टर्शरी हाइड्रोजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इट मीन्स सबसे फास्ट रहेगी आइसोब्यूटेन की हेलोजिनेशन, सबसे फास्ट रहेगी, क्योंकि टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी देन दैट ऑफ प्राइमरी, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को, इसी सेम ऑप्शन को मैं एक और क्वेश्चन से ले सकती हूँ। क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन ऊपर वाली ही रहेंगी। क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following gives only one monohalogenated product? इसके लिए ऊपर वाली ऑप्शन है, आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, देखिए ये क्वाटनरी कार्बन है, 4 से अटैच है, लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सारे हाइड्रोजन, देखो सारे हाइड्रोजन सेम है, दिस 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 दिस, सारे हाइड्रोजन सेम है, सारे प्राइमरी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी एक साइड से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वन एंड दैट सेम थिंग, उसका नाम 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन ही रहेगा।
तो इसी वजह से ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाला है। आइसोब्यूटेन में देखें, यहाँ पे आइसोब्यूटेन में या टर्शरी हाइड्रोजन गया तो एक प्रोडक्ट, प्राइमरी सारे एक जैसे ही प्राइमरी हैं, तो यानी कि एक टर्शरी का प्रोडक्ट एक प्राइमरी का, टोटल कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं? 2 प्रोडक्ट्स। टोटल यहाँ पर मुझे कितने प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं बेटा? 2 प्रोडक्ट्स। तो अगर 2 प्रोडक्ट ऑप्शन होता तो इधर कर सकते थे, लेकिन हमसे सिर्फ 1 प्रोडक्ट पूछे। साइक्लोपेंटेन, सारे कार्बन देखो सिमेट्रिकल हैं, एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी सेम ही रहेंगे, तो यहां पर भी 1 प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर करती हूं तो देखो ये और ये 2 प्राइमरी एक जैसे हैं, 2 सेकेंडरी एक जैसे हैं। प्राइमरी टू प्राइमरी भी डिफर कर सकते हैं, अभी उसका एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। फिलहाल यहाँ पर दोनों प्राइमरी सेम एनवायरनमेंट है और दोनों सेकेंडरी सेम है, यानी ओनली 2 प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट्स आएगा। तो यानी कि अगर मैं मोनो प्रोडक्ट कहती हूँ तो मल्टी करेक्ट में 2 ऑप्शन हो गई यहाँ पर। कौन कौन सी? एक आंसर 1 और एक आंसर 3। तो मोनो हैलोजन में 2 आंसर बन गए, 1 and 3 बोथ। आई बात समझ? ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं। अगर मैं यहां पर लिख रही हूं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, अब मुझे इस आइसोपेंटेन में बताइए कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बजाय टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जरा, पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मार्क कर लेते हैं हम इसमें। ये क्या है बच्चे? CH3 इज द प्राइमरी, CH इज द टर्शरी क्योंकि वो फर्दर 3 से अटैच है। CH3 इज द प्राइमरी, CH3 इज द प्राइमरी और CH2 इज द सेकेंडरी। यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 3 है, लेकिन यहां पर 3 प्राइमरी हैं। क्या तीनों प्राइमरी एक जैसे हैं? देखो जरा, अगर मैं यहां पर हेलोजन डालती हूं, अगर मैं यहां पर हेलोजन डालती हूं तो मेरा नाम क्या रहेगा? मेरा नाम नहीं, कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अगर मैं यहां पे हेलोजन डालती हूं, वहां से हटा देती हूं, तब भी नाम क्या रहेगा? यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, सेम है। तो यानी कि ये दोनों जो हैं वो सेम टाइप है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्लोरीन डालती हूं तो 1 क्लोरो 1 2 3 3 मिथाइल रहेगा। डिफरेंट नेम, डिफरेंट कंपाउंड, इसका मतलब दैट इज डिफरेंट टाइप। तो इसका मतलब 2 टाइप ऑफ प्राइमरी, क्या कहूंगी मैं? 2 टाइप ऑफ प्राइमरी। कौन कौन से होंगे? 2 टाइप ऑफ प्राइमरी। टर्शरी एक ही है, सेकेंडरी भी एक ही है। 1 टाइप ऑफ सेकेंडरी and 1 type of tertiary, 1 type of tertiary। टोटल कितनी टाइप हो गई? टोटल 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। नहीं, अभी बात करूंगी, स्टीरियो आइसोमर भी बनेंगे, स्ट्रक्चरल 4 टाइप बनेंगे जितने हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें स्टीरियो भी चेक करने पड़ेंगे, हम डिस्कस करते हैं अभी। टोटल 4 टाइप। अब अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिए जाए, क्वेश्चन की फॉर्म फ्रेमिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अगर प्रोडक्ट पूछ लिए जाए तो अगर मैं पहले इनमें से कोई भी एक निकाल दो, बनाएं जरा, CH2Cl CH, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम एज इट इज कर दीजिए, ठीक है। ये लो जी, सॉरी, ये बन गया, डन है। नेक्स्ट में हम इधर वाली पोजीशन से बना देते हैं, दैट इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है। नेमिंग कर लेंगे CH, चलिए मैं करके बता ही देती हूँ आपको, 1 मिनट। देखो ये लीजिए, इसका क्या नाम है? पुराने वाले का, पहले का क्या है? 1 क्लोरो
हाइफन आएगा बेटा यहाँ पर ना, मैंने वन क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, और इसका क्या नाम होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। कायरल बाद में देखेंगे। और फिर अब थर्ड पोजीशन से निकालते हैं जरा हम, ये एज इट इज रखा, लो जी यहां से निकाल दिया मैंने। इसका नाम क्या होगा, अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, 2 क्लोरो आ रहा है, लेकिन ये सेकंड वाला नेम नहीं है, डिफरेंट जाएगा, ठीक है, ब्रांचिंग डिफरेंट आएगी। क्या होगा, 2 क्लोरो 1 2 3 3 मिथाइल, 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। और ये 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, और कौन सा बनेगा, CH3 CH3 CH Cl CH3 CH2 CH2 Cl, इसका क्या नाम होगा बेटा, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 1 क्लोरो 3 मिथाइल। समझ में आया क्यों डिफरेंट है, प्राइमरी, वो भी 1 क्लोरो था, ये भी 1 क्लोरो था, 2 मिथाइल है, ये क्या है 3 मिथाइल, डिफरेंट नेम डिफरेंट कंपाउंड हो गया, इसका मतलब ब्यूटेन। तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर कहें, आइसोपेंटेन के 4 बन रहे हैं, लेकिन इन स्ट्रक्चरल आइसोमर बन तो 4 रहे हैं, लेकिन इसमें आपको देखना है कोई स्टीरियो तो नहीं है, कोई ऑप्टिकल तो नहीं है। देखो जरा ऑप्टिकल, अगर मैं इस कार्बन को चेक करिए, इस कार्बन को हाईलाइट करिए, इसके पास एक है H, एक है, एक तरफ लगा हुआ है इथाइल, एक तरफ लगा है CH2Cl और दूसरी तरफ लगा है CH3। यस, दिस वन इज, सारे डिफरेंट हैं इसमें, तो ये हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कायरल। और जहां कायरल है यानी 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 तरह के 1 क्लोरो 2 मिथाइल होंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो। +1 के बच्चे यहाँ पे अभी रुक सकते हैं, ये उन्हें नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये CH है बेटा, इस तरफ अगर मैं इस कार्बन को हाईलाइट करती हूँ, ये कार्बन हाईलाइट करिए, एक H है, 2 मिथाइल है, यानी 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये हमारा ऑप्टिकल में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें नेक्स्ट वाले में देखिए बेटा, एक तरफ क्या है H, दूसरी तरफ है Cl, तीसरी तरफ है मिथाइल, चौथी तरफ है आइसोप्रोपाइल। यस, दिस इज आल्सो कायरल, ठीक है। और यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पे CH2, तो ये तो कायरल बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कार्बन नहीं है। देखो ये वाला कार्बन देखें, 2 मिथाइल है, CH2 है, तो इसका मतलब D एंड L। तो 2 2 4 5 6 टोटल कितने आइसोमर मिले, टोटल 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल नहीं, सॉरी, टोटल 6 आइसोमर, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, है ना। तो स्टीरियो इंक्लूड किया तो टोटल 6 आइसोमर, और अगर स्ट्रक्चर थे तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर कितने हो गए, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, 6 स्टीरियो आइसोमर, ठीक है जी, क्लियर है। ये यहाँ तक हो गया आपका, ये लीजिए जी पूरी स्क्रीन, इसमें क्वेश्चंस आप ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज,
अब हमने बात की कि हमारे जो हेलोजिनेशन रहती है उसमें ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि टर्शरी हाइड्रोजन सबसे फास्ट है निकालना, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ठीक है, लेकिन अगर यही हम हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करते हैं तो कितना फर्क है रिएक्टिविटी में, कितनी रेशो है कि टर्शरी निकलने की, कितना फास्टर देन प्राइमरी है, कितना फास्टर देन सेकेंडरी है. तो इसको हम रेशो वाइज यहाँ पर रिएक्टिविटी फैक्टर कहते हैं. रिएक्टिविटी फैक्टर, रिएक्टिविटी फैक्टर में हम क्या कहेंगे कि भाई अगर मुझे प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर एक टाइम में, जितने टाइम में एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को, प्राइमरी हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकालता है मॉलिक्यूल क्लोरीन, उतने टाइम में सेकेंडरी निकालने हो तो कम से कम 3.8 निकलकर सामने आ जाएंगे. और अगर मुझे वही टर्शरी हाइड्रोजन निकालने मिल जाए तो 5 टाइम्स बेटर, यानी कि टर्शरी हाइड्रोजन इज 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन. ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमारा दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. क्लियर है? और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, अगर यही मुझे ब्रोमिनेशन करनी होती तो फिर मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता. अगर ब्रोमिनेशन में अगर प्राइमरी हाइड्रोजन एक बाहर निकलता है तो 82 सेकेंडरी हाइड्रोजन उतने ही टाइम में, जितने टाइम में एक हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकालना पड़ रहा है उतने टाइम में सेकेंडरी 82 हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा. तो सोचो कितना रिएक्टिविटी डिफरेंस है. ठीक है ना? और टर्शरी तो सोच के हैरान हो जाओगे, दैट इज अराउंड 1600. इसका मतलब अगर ब्रोमिनेशन करने जा रहे हो और टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्राइमरी सेकेंडरी की बारी ही नहीं आएगी. 1600, इट्स अ वेरी लार्ज डिफरेंस. समझ में आ रहा है बात? तो इसी वजह से हम बात करते हैं कि भाई ब्रोमिनेशन जो है थोड़ी स्लो है बट सेलेक्टिव प्रोडक्ट देगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे. लेस रिएक्टिविटी, मोर सेलेक्टिविटी, यानी कि जो स्लो काम करते हैं आउटपुट अच्छी आती है, यील्ड अच्छी आती है. यानी स्लो काम करने से काम की क्वालिटी बेटर आती है, क्वालिटी इज बेटर. तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी क्लोरीनेशन में ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी ब्रोमिनेशन में ज़्यादा है. लेस रिएक्टिविटी, मोर सेलेक्टिविटी, हाई सेलेक्टिविटी. तो ये वर्ड रहता है कि जिसमें ब्रोमिनेशन में स्लो रिएक्ट करेगा लेकिन टिका के रिएक्ट करेगा, और क्लोरीनेशन फास्ट रिएक्ट कर रहा है, जो सामने आए खींच के सबको बाहर निकाल रहा है. आपको लग रहा है 5 टाइम्स, तो वो भी सेलेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए था, बट 1600 के सामने नहीं हो सकता. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. अभी हमने बात की थी, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर से हम करते हैं आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन, ठीक है जी. आइसोपेंटेन में मैंने आपको बताया कि मुझे टोटल 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. ठीक है, मैं जल्दी से प्रोडक्ट बना लेती हूँ. वैसे हम पिछली स्लाइड पर बना चुके थे, बट चलिए यहाँ पर मैं दोबारा से बना रही हूँ इन प्रोडक्ट्स को. एक यहाँ पर मिल रहा है जी, ये लीजिए CH3. ये काम हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं बड़ा फास्ट कर रही हूँ. फिर मैं थोड़ा गैप दे रही हूँ यहाँ पर. CH3, CH3, CHCl, CH3, and fourth one is CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CF. ठीक है जी. अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे ये देखिए, ये है मेरा, ये दोनों सेम टाइप ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन है. प्राइमरी कितने हाइड्रोजन है? 6. यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर
प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है बेटा 6। प्राइमरी के पास 4 प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं मिला तो दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, यानी कि टोटल 6 प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोडक्ट की टोटल प्रोबेबिलिटी है 6 में से कोई एक निकालना था उसको, ठीक है। 6 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, कोई एक निकालना था और उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना है 1, तो टोटल चांसेस हो जाएंगे 6। यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू रिएक्टिविटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से, प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड इनटू रिएक्टिविटी फैक्टर। और यहाँ पर मुझे क्या करना है बेटा, टर्शरी का हाइड्रोजन कितना है, एक ही टर्शरी हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ पे देख लो, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर चुका है, रिएक्शन से पहले एक ही टर्शरी हाइड्रोजन था, यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 1 और रिएक्टिविटी फैक्टर कितना है बेटा 5, तो 5 × 1 यानी कि 5, ठीक है जी। तो टोटल चांसेस हमें 5 मिलेंगे। सेकेंडरी के लिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 और रिएक्टिविटी फैक्टर कितना था 3.8, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 3.8 यानी कि 7.6, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज, यहां पर आपके पास है ये वाला भी है प्राइमरी की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप ऑफ प्राइमरी की प्रोबेबिलिटी है 3 और रिएक्टिविटी फैक्टर कितना है बेटा 1, तो 3 × 1 3। तो आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी चांसेस किसके बनेंगे 7.6, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट ये है, माइनर कौन सा है बेटा 6, 5, 7.6 एंड 3, यानी दिस इज माइनर। कभी कभी हम घुमाकर चाहें तो हम क्या पूछ सकते हैं सेकंड मेजर प्रोडक्ट, थर्ड मेजर प्रोडक्ट, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। वैसे मेजर और माइनर ही बेसिकली पूछा जा सकता है। और अगर टोटल परसेंटेज पूछी जाए तो भी बहुत आसान है। टोटल परसेंटेज अगर मुझसे पूछी जाए तो मैं क्या कहूंगी, टोटल चांसेस ऐड कर लो, टोटल इसके 6 + 5 + 7.6 + 3 कितना आएगा, दैट विल बी 21.6। तो यहां पर कितना होगा 6 / 21.6 में से टोटल 6 चांसेस इस प्रोडक्ट को मिले हैं into 100, दैट इज 5 / 21.6 into 100, दैट इज 7.6 into, देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 6 / 21.6, 7.6 / 21.6, यानी मेजर माइनर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब सेकंड मेजर है, ये है तो माइनर में ही आ गया ना, तो मेजर तो यही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसी वजह से ये दैट इज नॉट अ गुड मैथड, यानी सेलेक्टिविटी इज नॉट अ गुड। लेकिन यही अगर आपको ब्रोमिनेशन करनी होती तो टर्शरी में आप क्या करते 1600 × 1, है ना, तो ये सबको बीट कर जाता। तो इसीलिए वहाँ पर ब्रोमिनेशन के चांसेस भी आ सकते हैं। अगर मुझे इसी में ब्रोमिनेशन करनी होती तो मैं यहाँ क्या कहती 1600 × 1, यहाँ पर क्या कहती 6 × 1, और यहाँ पर क्या कहते हैं हम 2 × 82, है ना, और यहाँ पर क्या कहते हैं 1 × 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखिए कितना फर्क है 6 और 1600, तो यहाँ पे मेजर माइनर में बहुत ज़्यादा ब्रोमिनेशन में डिफरेंस आ जाता। क्लियर है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर आपने ये इस तरीके से आपने प्रोडक्ट बताने हैं। क्लियर है जी, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कह दिया कि हमें करना तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही चाहिए, लेकिन अगर फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन भी बनानी हो फिर क्या करेंगे। अगर मुझे क्लोरीनेशन फ्लोरीनेशन करनी ही पड़ जाए फिर मैं क्या करूं। तो अगर मुझे फ्लोरीनेशन करनी है तो ये एक्सप्लोसिव है, अभी हमने पढ़ा एक्सप्लोसिव है, यानी अगर मुझे इथेन की फ्लोरीनेशन करनी पड़ जाए तो मुझे CH3
CH2Cl के साथ साथ CH3Cl भी मिलेगा, ये बॉन्ड भी टूट सकता है। तो टू अवॉइड एक्सप्लोजन हम क्या करेंगे, टू अवॉइड, अगर मुझे अवॉइड करना है एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन कराना है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन अगर अवॉइड करना है एक्सप्लोजन तो हम क्या करना चाहिए हमें, फिर हमें यहाँ पर मिक्सचर यानी कि फ्लोरीनेशन को डाइल्यूट किया जा सकता है। फ्लोरीन इज डाइल्यूटेड विद एयर, एयर में मिक्स करके डाल दें तो फिर नाइट्रोजन एयर में मतलब N2 और O2 के साथ मिक्सचर में डाल दें, उससे क्या होगा, फ्लोरीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वो रिएक्शन में यानी जो हीट निकल रही है ना उसको कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बाहर एक्सप्लोजन चांसेस भी कम होंगे और फ्लोरीनेशन की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। चलो जी, हमने कर लिया, लेकिन आइडोनेशन कैसे करेंगे, आइडोनेशन हमें करना है तो क्या करें, ये तो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है, CH4 की सपोज मैंने की आइडोनेशन, आइडोनेशन किया, इसने बनाया CH3I प्लस HI। आपने पढ़ा होगा, अभी हमने कितनी बार लास्ट लेक्चर में कहा है, HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा इसको और रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। अगर इसने हाइड्रोजन अपना इधर सप्लाई कर दिया फिर से CH4 and I2 हो जाएगा, तो फिर तो ये तो हमारा काम ही खराब हो गया, हमारी तो सारी मेहनत खराब हो गई। तो अगर मुझे फिर भी आइडोनेशन करना है टू प्रोसीड द रिएक्शन, जो ये HI बना है ना इसको कंज्यूम कराना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। टू प्रोसीड द रिएक्शन एड, हम क्या करें, इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म किया जा सकता है, HNO3 डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, क्लियर है। और मैं HGO भी डाल सकती हूँ, HGO भी इसको खत्म कर देगा, ठीक है। कैसे होगा, अगर मैंने HNO3 डाला और HI डाल दिया तो ये क्या करेगा, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देगा, साथ में वाटर एंड NO2 गैस दे देगा, इससे आयोडीन यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो जाएगी, क्लियर। दूसरा, अगर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, HGO डाला और HI डाला तो ये आपको I2 तो नहीं सप्लाई करेगा, हाँ ये HgI2 दे देगा प्लस पानी, कम से कम आपकी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी डाल सकते हो, HiO3 है, HiO4 है, ये भी डाल सकते हो। इसमें अगर HI आएगा तो यहाँ से भी वाटर प्लस आयोडीन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जैसे आयोडीन रिलीज होगी रिएक्शन फॉरवर्ड फेवरिंग हो जाएगी और आपकी रिएक्शन और बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा हेलोजिनेशन। बाकी रिएक्शंस जो हमारी एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।